हेलो क्लास 10th ये आपका साइंस में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो आपका ना पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। डीएनए प्रतिलिपिकरण जो पूरी तरह सटीक नहीं है, यानी कि जो हमारा डीएनए कॉपी है या रेप्लिकेशन हम कह सकते हैं इसे, जो बिल्कुल भी क्या नहीं है, सटीक नहीं है, उसका प्रजनन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसका जो परफेक्टली रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, डीएनए कॉपिंग का रिप्रोडक्शन पर क्या अफेक्ट पड़ता है, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है हमें ये बताना। डीएनए कॉपिंग इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। जो हमारा ना डीएनए कॉपिंग होता है या फिर डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है, वो एक तरीके से ना बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता, बिल्कुल भी सटीक नहीं है। एंड द रिजल्टेंट एरर आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशन। और जो परिणामी त्रुटियाँ आती हैं, जो एक्यूरेट नहीं होता और उसमें से जो भी कोई खामी आती है, त्रुटि आती है, एरर्स आते हैं, उससे क्या फॉर्म्ड आउट होती है, हमें वेरिएशन होती है इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों की आबादी में भिन्नता का स्रोत है। ओके, तो क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो क्या अफेक्ट है डीएनए कॉपिंग का, हमारे परफेक्टली एक्यूरेट क्यों नहीं होता ये, और इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस पर क्या इफेक्ट है। तो जो हमारा डीएनए रिपिंग है, डीएनए कॉपिंग है, वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, एक्यूरेट नहीं है, इसलिए उसमें एरर आता है, वेरिएशन आती है, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए क्या होती है, सोर्स होती है। ठीक है, डीएनए कॉपिंग इज नॉट अ परफेक्टली एक्यूरेट एंड द रिजल्टेंट एरर आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन। तो ये जो एरर्स हैं इसके अंदर, वही क्या है, सोर्स है वेरिएशन के, किसमें, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आपका नाम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय अमीबा एंड प्लेनेरिया। हमें बताना अमीबा और प्लेनेरिया के अंदर जो प्रयुक्त होने वाले प्रजनन विधि है उनका उल्लेख करना है। आपको पता है कि हमारे टू टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक हमारा एसेक्सुअल होता है और एक हमारा क्या होता है, सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल आपको पता है जिसमें सिंगल पेरेंट्स फॉर्म्ड आउट होता है, एंड आप सेक्सुअल जो होता है उसमें टू पेरेंट्स फॉर्म्ड आउट होते हैं। तो सिंगल पेरेंट्स के थ्रू हमारा ये अमीबा और प्लेनेरिया आता है। अमीबा क्या आता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें बाइनरी फ्यूजन यूज़ किया जाता है, जबकि प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, रिजनरेशन यूज़ किया जाता है। तो अमीबा द्वारा प्रयुक्त प्रजनन की विधि को विभाजन कहते हैं, और प्लेनेरिया द्वारा जो हमारी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, उसको पुनर्जनन कहते हैं। तो अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विविभाजन, और प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन होता है। ओके क्लास, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन अ सेल्स, स्टेट टू बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। कोशिका में प्रोटीन बनाने के सूचना स्रोत का नाम बताइए। जो प्रोटीन बनता है जिससे, उनके सूचना स्रोत का नाम बताना है, और प्रजनन में दो बुनियादी घटनाओं का हमें विवरण करना है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। कोशिका नाभिक में डीएनए प्रोटीन, देखो जो प्रोटीन मेकिंग सोर्स है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस। डीएनए इज द सेल न्यूक्लियस इन द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन सोर्स जो है प्रोटीन बनाने का, वो क्या हमारे अंदर न्यूक्लियस में। तो कोशिका नामक डीएनए प्रोटीन बनाने का सूचना स्रोत है। द टू बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन में दो बुनियादी घटनाएं होती है। जब भी रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो हमारी क्या होती है, बुनियादी घटनाएं होती है, टू इवेंट्स होता है। एक तो क्रिएशन होता है डीएनए कॉपी का, जो हमारी डीएनए कॉपिंग होती है उसका क्या होता है, क्रिएशन होता है, डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण होता है। एंड एडिशनल सेलुलर apparatus बाय द सेल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, प्रक्रिया में शामिल कोशिकाओं द्वारा अतिरिक्त कोशिकीय उपकरण का क्या होता है, निर्माण होता है। जब भी आपको पता है कि डीएनए कॉपिंग होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पेरेंट्स टू एक एक एलील हमारी ट्रांसमिट होती है दूसरी प्रजाति के अंदर। तो इसी में बताया कि एडिशनल सेलुलर अपरेटस यानी कि प्रक्रिया में शामिल कोशिका द्वारा अतिरिक्त कोशिकाओं का उपकरण का निर्माण होता है। जो अतिरिक्त कोशिकाएं होती है उनका निर्माण होता है, और क्रिएशन होता है डीएनए कॉपी का। क्लियर। तो हमारे दो इवेंट्स होते हैं, एक तो कॉपी होती है डीएनए क्रिएशन की, देन उसके बाद हमारा क्या होता है, जो हमारा एडिशनल सेलुलर अपरेटस के अंदर
सेल इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस। प्रक्रिया शामिल कोशिका द्वारा अतिरिक्त कोशिकाएं भी इस पर क्या होते हैं, उपकरण का निर्माण करती है। और मेनली कहाँ होता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल में, जो क्या होता है, प्रोटीन की मेकिंग साइट्स होती है, सोर्स होती है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, स्टेट द मेथड यूज फॉर ग्रोइंग रोज प्लांट। रोज प्लांट को उगाने के लिए, रोज के पौधे को उगाने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है? देखो, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपने ना एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ना एक पार्ट पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऐसा होता है जिसके अंदर प्लांट का रूट लेकर, शूट लेकर या लीव्स वगैरह, स्टेम कुछ भी यूज़ करके क्या करा जाता है, उसमें न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे टेक्निक होती है, कटिंग करके, लेयरिंग करके, तो ये सारे मेथड होते हैं, ग्राफ्टिंग होती है। तो ये जब रोज़ के थ्रू जब ये किया जाता है, रोज़ का प्रोडक्शन किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, तो उसे आर्टिफिशियल मेथड से किया जाता है, जिसमें क्या आता है, कटिंग आती है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप मैंने आपको बताया ना कि कटिंग होती है, लेयरिंग, जिसे हम ब्रीफली है ना बाद में पढ़ेंगे। तो मेनली अब हमें ये पता लगना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल तरीके से क्या होता है, रिप्रोड्यूस करवाया जाता है प्लांट्स वगैरह को, कटिंग करके, लेयरिंग करके, ग्राफ्टिंग करके। तो रोज़ के अंदर ना कटिंग के थ्रू, आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में उसको क्या कराया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। तो गुलाब के पौधों को उगाने के लिए वनस्पति प्रबंधन की कृत्रिम विधियों द्वारा कटिंग का उपयोग किया जाता है। ओके, क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग जैस्मीन प्लांट। चमेली के पौधों को उगाने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है? लास्ट हमने पढ़ा था कि रोज़ के प्लांट्स को कैसे ग्रो करा जाता है। अब हमें पढ़ना है कि जैस्मीन यानी कि चमेली के प्लांट को कैसे ग्रो करा जाता है। ये भी आर्टिफिशियल मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। इसमें क्या होता है, लेयरिंग की जाती है। रोज़ में हमने कटिंग करके ग्रो करवाया था उसको, जैस्मीन के अंदर लेयरिंग के प्रोसेस से क्या कराया जाता है, इसको ग्रो कराया जाता है। चमेली के पौधे को उगाने के लिए लेयरिंग जैसी वनस्पतिक प्रबंधन की कृत्रिम विधियों का उपयोग किया जाता है। ओके, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी सेल प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ओवो। मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु। क्लियर। तो अंडाणु हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है, आपने पहले से ही पढ़ा है। और है ना, इसमें है ना डीएनए प्रतिलिपिकरण, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपिंग का है ना क्या महत्व होता है। देखो, सबसे पहले ना रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर है ना रिप्रोड्यूस किया जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, द रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूस किया जाता है न्यू इंडिविजुअल को। या तो वो सेम कॉपिंग होती है जैसे हमने एसेक्सुअल में पढ़ा, या फिर वो क्या होता है, वेरिएशंस होती है उसके अंदर, जैसे हमने सेक्सुअल में पढ़ा। तो रिप्रोडक्शन मेनली क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ न्यू इंडिविजुअल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशीज बाय एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज ऑफ पेरेंट्स, या तो सेम स्पीशीज से या हमारा डिफरेंट पेरेंट्स से। द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन आर एज फॉलो। जो डीएनए कॉपिंग का इम्पोर्टेंस है वो कुछ इस तरीके से है। पहले, प्रजनन एक प्रजाति के मौजूद जीवों यानी माता पिता द्वारा या उसी प्रजाति के लिए व्यक्तियों को पैदा करने की एक प्रक्रिया है। तो हमारी प्रजनन है क्या है, वही प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या करा जाता है, एक प्रजाति के मौजूद जीवों को यानी कि माता पिता द्वारा उसी प्रजाति के नए व्यक्तियों को पैदा करने की एक प्रक्रिया है। तो इसमें डीएनए कॉपिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमें पता लगे रिप्रोडक्शन क्या, द प्रोसेस इन विच द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होते हैं अपने पेरेंट्स से, या तो वो सेम हो सकते हैं या वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें डीएनए कॉपिंग का क्या होता है, रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस होता है। डीएनए कॉपिंग को ही डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि डीएनए की प्रतिलिपि बनाना ही डीएनए की प्रतिकृति कहलाता है। तो डीएनए प्रतिलिपि कह लो या प्रतिकृति, रेप्लिकेशन कह लो या कॉपिंग कह लो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। वन कॉपी ऑफ ईच रेप्लिकेटेड डीएनए विल बी पास टू डॉटर सेल। हर एक की एक एक कॉपी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है किसमें, डॉटर सेल्स के अंदर। इस प्रक्रिया में प्रतिकृति डीएनए की एक एक प्रतिस्थिति कोशिकाओं में
भेजी जाती है, यानी कि कहाँ ट्रांसमिट की जाती है, पास आउट की जाती है डॉटर सेल में। वेरिएशन में भी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग डीएनए कॉपी। जब भी क्या होता है, डीएनए प्रतिलिपिकरण के द्वारा विविधता आ सकती है। तो जब भी हमारा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो हमारे कॉपी है वो ट्रांसमिट होती है डॉटर सेल्स के अंदर, तो उसके उस टाइम पर क्या आता है, वेरिएशन शो होती है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फ्रॉम द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। प्रजनन के दौरान विविधता की यह अतनियति प्रवृत्ति किस विकास का आधार बनती है। तो ये जो वेरिएशंस होती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिट ऑफ द डीएनए कॉपिंग टू डॉटर सेल्स, यही क्या कराते हैं, वेरिएशन शो करते हैं और इवैल्यूएशन क्रिएट करती है, बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। प्रजनन के दौरान विविधता की यही अंतर्निहित प्रवृत्ति विकास का आधार बनती है। तो रिप्रोडक्शन में हमें समझ में आ गया रिप्रोडक्शन क्या होता है, और इसमें मेंशन करने थे इंपॉर्टेंस क्या होता है डीएनए कॉपिंग के। तो नॉर्मली क्या है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द न्यू इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस बाय आवर पेरेंट्स। ठीक है, ये सेम भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। और डीएनए कॉपिंग का क्या मेन इंपॉर्टेंस है, डीएनए कॉपिंग को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है, यानी कि उसे ही प्रतिलिपि को ही प्रतिकृति ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे सेल्स वन कॉपी होती है वो ट्रांसमिट होती है रेप्लिकेटेड डीएनए की डॉटर सेल्स के अंदर जाती है, और जब ये डॉटर सेल्स के अंदर जाती है उस टाइम ये क्या कारण बनती है, वेरिएशंस का कारण बनती है, जो कि हेल्पफुल होती है किसके लिए, बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के लिए, विकास का आधार इस तरीके से बनती है। तो आपको पता लग गया डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपिंग क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है variation that confer an advantage of to an individual organism only will survive in population justified। केवल एक जीव को लाभ पहुंचाने वाली विविधताओं की सृष्टि में जीवित रहेगी, औचित्य सिद्ध कीजिए। जो वेरिएशन है, क्या एडवांटेज है ऑर्गेनिज्म की सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। It is because the chance of survival dependent on the nature of a variation and different individuals have different kind of advantages। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवित रहने की संभावना विविधताओं की प्रकृति पर निर्भर करती है, और अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। देखो, जो वेरिएशंस है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट रहती है, कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट होगा उस तरीके से सर्वाइवल देखा जाएगा। जो एनवायरनमेंट के अंदर इजीली क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, उसका सर्वाइव कर लेगा, तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, इजीली क्या होगी, सर्वाइव कर पाएगी और इंक्रीज करेगी। और जो उस एनवायरनमेंट का हैबिचुअल नहीं हो पाएगा, वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा पॉपुलेशन में, तो क्या होगा, उसकी सर्वाइवल टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो जैसे कि एक बैक्टीरिया एग्जांपल दिया है, ए बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वे। जो बैक्टीरिया गर्मी को झेल सकता है वह गर्मी की लहर में बेहतर तरीके से जीवित रहेगा। द ऑर्गेनिज्म दैट आर फिट इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड विद ग्रेट वेरिएशन, बेहतर तरीके से जीवित रहेगा। जो जीव प्रतिस्पर्धा वातावरण में फिट है और बहुत अधिक विविधताओं के साथ क्या रह रहा है, वो इजीली जीवित रहा है। दस मोर ऑफस्प्रिंग एंड अ पॉपुलेशन विद जेनेटिक वेरिएशन विल सर्वाइव। इस प्रकार आनुवंशिक विविधताएं वाली अधिक संतानों और आबादी जीवित रहेगी। तो जो पॉपुलेशन या फिर जो ऑर्गेनिज्म इजीली सर्वाइव हैबिचुअल हो जाएगा एनवायरनमेंट का, इजीली वहाँ पर सर्वाइव करेगा, तो उसकी पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जो उनकी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से आगे की आने वाली पॉपुलेशन भी उस एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर पाएगी। और अगर इस तरीके से वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, हैबिचुअल नहीं है उस एनवायरनमेंट का, तो सर्वाइव वो नहीं कर पाएगी, और उसकी जो आगे आने वाला टाइप है उसकी जनरेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वेरिएशन दैट कन्फर एडवांटेज टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिक ओनली विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। केवल एक जीव को लाभ पहुंचाने वाली विविधता ही समिष्ट में जीवित रहेंगी, और चित्त सिद्ध होगा। तो ये इस तरीके से सिद्ध होगा कि जो इजीली एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, हैबिचुअल उसका हो जाएगा क्लियर तरीके से, उसकी जनरेशन ही ग्रो कर पाएगी। अगर वो हैबिचुअल नहीं है, ईजिली सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जैसे उस बैक्टीरिया का दिखाया था कि अगर वो हीट वाले टेम्परेचर पे इजीली क्या कर रहा है, सर्वाइव कर पा रहा, तो उसकी जनरेशन क्या हो जाएगी, इजीली इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी जो कंप्लीटली वो वहाँ पर उस एनवायरनमेंट का क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, और उसको उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आराम से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आराम से वेरिएशन क्रिएट कर लेगा। तो ये होता, अगर वो नहीं क्रिएट कर पाता
तो उसकी जनरेशन क्या हो जाएगी, वहीं पर क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ईच कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन, हाउ कैन दीज प्रिवेंटेड। जीवाणु संक्रमण और विषाणु संक्रमण के कारण होने वाले एक एक यौन संचरित रोग के नाम बताइए। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और वायरल इन्फेक्शन से, उनके एग्जाम्पल बताने हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड होती है बैक्टीरिया से, उसका नाम है ग्नोरिया। योग संचारित रोग जीवाणु संक्रमण और ग्नोरिया और वायरल संक्रमण एड्स, और जो वायरल से होती है, जो वायरल के थ्रू होती है, वो होती है हमारी एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। ये डीज आर कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर सच एज यूज ऑफ अ कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स एक्सेट्रा। इन रोगों को जिम्मेदार यौन व्यवहार जैसे संभोग के दौरान कॉन्डम का उपयोग आदि से रोका जा सकता है। तो इन सारी डिजीज़ को हम किस तरीके से, हम बहुत सारे बैरियर्स का यूज़ करके इन सारी डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड लिस्ट टू फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन अ ह्यूमन बीइंग। मानव शरीर में शुक्र पुट्टिकाओं तथा प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। मानव के वृषण द्वारा निष्पादित दो कार्यों की सूची बनाई। ये जो हमारे सेमिनल वेसिकल्स है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या है, ये हमारे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स है। तो इसमें जो रोल है सेमिनल व्हीकल्स का क्या होता है, द रोल ऑफ सेमिनल व्हीकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल व्हीकल क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है सेमिनल प्लाज्मा को, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, जो कि एक फ्लूइड की फॉर्म में होता है। मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म स्मूथ, जो स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है उसको क्या करता है, स्मूथ कर देता है। और जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो सिक्रीट करता है प्रोस्टैटिक फ्लूइड को। जैसे हमारा सेमिनल व्हीकल्स सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा प्रोस्टैटिक फ्लूइड सिक्रीट करता है। दे कीप द स्पर्म अलाइव एंड हेल्प देम टू स्विम विगोरसली। ये जो स्पर्म होता है उसको क्या करता है, ईजिली स्विम करने में हेल्प करता है। दो फंक्शन बताने थे टेस्टिस के इन अ ह्यूमन बीइंग आर एज फॉलो। इसमें क्या होता है, टेस्टिस में फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टिस। फॉर्मेशंस होती है स्पर्म्स की, कहाँ पर, टेस्टिस में। ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विच रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ब्रिंग चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, और रेगुलेट करते हैं फॉर्मेशन किसकी, स्पर्म्स की, एंड ब्रिंग चेंजेस अपीयरेंस बॉयज एट द टाइम। क्योंकि चेंजेस आप शो होते हैं प्यूबर्टी टाइम पे मेल के अंदर, वो सारे किसके कारण होते हैं, वो हमारे टेस्टिस के फॉर्मेशन के बाद ही होता है। ठीक है, ये जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। तो शुक्र पुट्टिका और प्रोस्टेट ग्रंथि की भूमिका। शुक्र पुट्टिकाएं शुक्र प्लाज्मा का उत्पादन करती है, जो द्रव के रूप में होता है, जो शुक्राणु को परिवहन का संचारू बनाता है। तो जो हमारे क्या कहता है उसको, स्पर्म्स को इजीली ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टर में। प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टैटिक द्रव का सरवाह करती है, जो शुक्राणु को जीवित रखता है, लाइव करता है, और उन्हें तेजी से तैरने में मदद करता है। तो स्विम विगोरसली एंड अलाइव स्पर्म्स को, तो वो कौन कौन करता है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। अब मनुष्य में वृषण द्वारा किए जाने वाले दो कार्य, तो स्पर्म के थ्रू टेस्टिस के थ्रू होने वाले दो वर्क कौन कौन से। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होती है स्पर्म्स की। वे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सरवाह करते हैं। जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, जो शुक्राणु का निर्माण और नियंत्रित करता है। जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसको को कंट्रोल करता है, और यौवन के समय में लड़कों की उपस्थिति में परिवर्तन लाता है। और जो चेंजेस होते हैं उनके एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वो इस टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। तो क्लियर। तो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और टेस्टिस का वर्क क्या था, ये क्या क्या रिलीज करते हैं और इनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द रीजनरेशन स्टेट अ रीजन व्हाई अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू दिस मेथड। पुनर्जनन क्या है, यानी कि रीजनरेशन क्या है। कारण बताइए कि अधिक जटिल जीव इसे विधि में से नए जीवों को जन्म क्यों नहीं दे पाते। तो अधिक जटिल यानी कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म
इस प्रोसेस से क्यों नहीं अपने इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। देखो, रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ फुली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज टू राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। पुनर्जनन एक ऐसा पूर्ण रूप से विभेदित जीव है कि अपने शरीर के अंगों से एक नए जीव को जन्म देने की क्षमता रखता है। यानी कि हमारे अपने एक बॉडी पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज को रिप्रोड्यूस करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अधिक जटिल जीव पुनर्जन्म के माध्यम से नए जीवों को जन्म नहीं दे पाते, जबकि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं अदर, वो इस तरीके का रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, बिकॉज क्योंकि देयर बॉडी इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। उनकी जो शरीर होता है वो अत्यधिक कैसा होता है, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। देयर आर स्पेसिफिक ऑर्गन्स टू डू स्पेसिफिक फंक्शंस। विशिष्ट कार्य करने के लिए उनके पास क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। देयर इज अ लेबर डिवीजन इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जटिल जीवों के अंदर श्रम विभाजन होता है, यानी कि उनका क्या होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि बॉडी में पार्ट्स अलग अलग होते हैं, वर्क भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय अ स्पेशल सेल विच आर नॉट प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। पुनर्जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो जटिल जीवों में मौजूद नहीं होती। तो रीजनरेशन का मतलब ही क्या होता है कि हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स है उससे इजीली क्या कर लेना होता है, रीजनरेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देता है। बट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, हर एक काम को करने के लिए, हर एक वर्क को करने के लिए एक अलग पार्ट होता है, और वो जो पार्ट है वो हेल्पफुल नहीं होता क्या करने के लिए, रीजनरेट कराने के लिए। इसमें रीजनरेशन के कोई भी क्या नहीं होते, हमारे पास पार्ट्स प्रोवाइड नहीं होते कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर। इस वजह से क्या होता है कि रीजनरेशन जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, क्योंकि उनका बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं और अलग अलग फंक्शन है ना परफॉर्म करते हैं। बट रीजनरेशन में हमारा सिंपली एक होता है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इस तरीके के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारा इजीली एक पार्ट से ही न्यू बॉडी में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा रीजनरेशन और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन क्यों नहीं हो पाता उसका रीज़न क्लियर होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? विच वन ऑफ द कन्फर्म न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑन द ऑफस्प्रिंग एंड हाउ? प्रजनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके दो प्रकार बताने हमको, और इनमें से कौन सा प्रजनन संतानों को नई विशेषताएं प्रदान करता है। तो इजीली आपको पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है, द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या रिप्रोड्यूस होता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है प्रोड्यूस होने पर नए इंडिविजुअल्स को ऑफ सेम स्पीशीज और एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज पेरेंट्स। तो जब प्रजनन एक प्रजाति में मौजूद जीवों यानी माता पिता द्वारा उसी प्रजाति के नए व्यक्तियों को पैदा करने की प्रक्रिया है। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता, न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू इंडिविजुअल का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो सेम हो या फिर वो डिफरेंट पेरेंट्स से। उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा एसेक्सुअल और एक होता है हमारा सेक्सुअल। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो न्यू कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा वेरिएशंस देखने को मिलती है, डीएनए कॉपिंग होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जिसमें ट्रांसमिट होता है, क्या होता है, हमारे जो ट्रांसमिट होता है डीएनए कॉपिंग का, जिसकी वजह से वेरिएशन देखने को मिलती है और इवोल्यूशन में ये हेल्पफुल होता है। तो हमारा यौन प्रजनन डीएनए प्रतिलिपि में भिन्नता के कारण संतानों को नई विशेषता प्रदान करता है। तो जब भी वेरिएशन का फैक्ट आएगा कि आपको एसेक्सुअल में देखने को मिलता है या सेक्सुअल में देखने को मिलता है, तो मेनली वेरिएशन का फैक्ट जो हमें सेक्सुअल में देखने को मिलता है कि इसके अंदर डीएनए कॉपिंग या फिर जिसे डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं वो होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है किसका, डीएनए कॉपिंग का डॉटर सेल्स के अंदर, और जिसकी वजह से क्या आती है, वेरिएशंस क्रिएट होती है जो कि हेल्पफुल होती है इवैल्यूएशन में। क्लियर? ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। लिस्ट एनी 4 रीजन फॉर अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड इन ग्रोथ ऑफ सम टाइप ऑफ प्लांट्स। कुछ प्रकार के पौधों की प्रवृद्धि में कायिक प्रबंधन के 4 कारण बताइए। तो 4 टाइप्स बताने हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, किस तरीके से की जाती है। Vegetative propagation is a cheaper, easier and a more rapid method of propagation in plant than growing plant from their seeds. पौधों को उनके बीजों से उगाने की तुलना में कायिक प्रबंधन एक सस्ता, आसान और अधिक तीव्र प्रसार तरीका है। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, वो इस तरीके का एक आर्टिफिशियल मेथड है, जब प्लांट्स को बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस से ना लेकर उसको जल्दी उगाने के लिए
ये बहुत ज़्यादा चीपर होता है, सस्ता होता है और रैपिड ग्रोथ करवाता है। बिकॉज बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स कैन बी मेंशन्ड बाय दिस मेथड। इस विधि के पौधे की बेहतर गुणवत्ता बनाए रखी जा सकती है, यानी कि उसके जो मेंटेन की जा सकती है, बेटर क्वालिटी को मेंटेन करा जा सकता है और न्यू रिप्रोडक्शन भी किया जा सकता है। इट्स रिजल्ट इन प्रोपगेशन ऑफ दोज प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस विएबल सीड और प्रोड्यूस सीड्स विच प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डोरमेंसी। इसके परिणाम स्वरूप उन पौधों का प्रवर्धन होता है जो व्यवहार्य बीज उत्पन्न नहीं करते या लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाले बीज उत्पन्न करते हैं। क्लियर? द प्लांट्स जनरेटेड फ्रॉम वेजिटेटिव मीन्स आर मोर यूनिफॉर्म एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट स्टॉक। वनस्पति साधनों से उत्पन्न होने पौधे मूल पौधों से अधिक समरूप आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जितने भी प्लांट्स वगैरह रिप्रोड्यूस किए जाते हैं वो क्या होता है, मेनली सेम कॉपिंग होते हैं, सिमिलर होते हैं काफ़ी पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से। ये बहुत ज़्यादा चीपर होता है और बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो जाती है, ईजीली हो जाती है इसकी ग्रोथ जो होती है, और ये प्लांट की बेटर क्वांटिटी को बनाए रखता है। अगर कोई भी बेटर रिप्रोडक्शन करना है या कुछ न्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करना था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारा इससे ईजिएस्ट वे होता है ग्रोथ करने का लिए। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। लिस्ट एनी 4 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के कोई 4 तरीके बताइए। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट्स इंक्लूड होता है और इसमें क्या होता है, सिमिलर कॉपीज देखने को मिलती है हमें रिप्रोडक्शन के बाद। तो अलग अलग मेथड है इसके, हमारा बाइनरी फिजन देखने को मिलता है अमीमा में, फ्रैगमेंटेशन स्पैरोगैरा में, रीजनेशन प्लेनेरिया में एंड बडिंग इन हाइड्रा में। तो अलैंगिक प्रजनन के 4 तरीके, अमीबा में आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा जो ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर, 2 डॉटर सेल्स के अंदर। फ्रैगमेंटेशन हमें किस में देखने को मिलेगा, द्विखंडन हमें स्पायरोगैरा में विखंडन देखने को मिलेगा, प्लेनेरिया में पुनर्जनन और हाइड्रा में मुकुलन देखने को मिलता है। क्लियर?